हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। एएनएम 20 सीरीज में आपका स्वागत है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। हम लोग इस सारा प्रश्न में हम लोग देखेंगे इसका रेशनल भी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या। पहला प्रश्न क्या है, नवजात शिशु का औसत जन्म वजन कितना होता है। 1.5 से 2 kg, 2.5 से 3.5 kg, 3.5 से 4.5 kg, 4.5 से 5 kg। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा बी होगा, है ना। 2.5 से 3.5 kg। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ रेशनल देखते हैं। नवजात शिशु का समान वजन 2.5 से 3.5 kg, जैसा कि अभी आपने ऊपर में देखा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इसका वजन 2.5 से कम हो तो उससे कम वजन मतलब कि लो बर्थ वेट कहा जाता है। अगर वेरी लो बर्थ वेट किसको कहा जाए, जिसका वजन 2 kg से कम का बच्चा हो उसे वेरी लो बर्थ वेट कहा जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम किसको बोलेंगे, जिस बच्चे का वेट वजन जो है कि 1 kg से कम हो तो उसको एक्सट्रीम लो बर्थ बेबी वेट बोलेंगे, ठीक है। 4 किलो से अगर सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे का वजन सबसे ज़्यादा हो गया, मतलब 4 किलो हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उस टर्म को। 4 किलो के से ज़्यादा वजन वाले बच्चों को माइक्रोसोमिया कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वैसे जो भी हमने बताया है, देखिए एक्सट्रीम लो बर्थ बेबी वेट किसको बोलेंगे, 1 kg से कम का बच्चा हो उसको एक्सट्रीम लो बर्थ बेबी वेट बोलेंगे। वेरी लो बर्थ बेबी वेट किसको बोलेंगे, जिसका वेट जो है कि 2 kg से कम हो उसको वेरी लो बोलेंगे। अगर 2 से 2.5 kg से कम का हो उसको लो बर्थ बेबी बोलेंगे। और जो नॉर्मल किसको बोलेंगे, 2.5 से 3.5 kg, ठीक है। ये सारा रेशनल हुआ। इसमें से 3, 4, 5 प्रश्न बन सकता है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, बच्चे का जन्म के समय वजन किस आयु में दुगना हो जाता है, ठीक है। 3 महीने में, 5 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में। तो जो बच्चे के जो वजन किस महीने में 2 गुना हो जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 महीने में। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ रेशनल देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी रेशनल होगा उसको नोट करिएगा। इससे जुड़ा हुआ आपको एग्जाम में प्रश्न देखेगा, क्योंकि ये पीडियाट्रिक नर्सिंग से है, बहुत सारा इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जो भी प्रश्न हमने बताया है ये पिछले ईयर में पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। वेट डबल कब होता है, ठीक है। जन्म के समय का वजन 5 महीने में 2 गुना हो जाता है, 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1 वर्ष में वजन जो होगा 3 गुना हो जाता है, लेकिन 5 महीने में 2 गुना हो जाता है। इसको नोट करके रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, यह समान वृद्धि का संकेत है। मतलब ये क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि 5 महीने में 2 गुना हो गया, 3 वर्ष में 3 गुना हो गया, 2 वर्षों में 4 गुना हो गया। मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो वजन बढ़ता है उसको बोलते हैं समान वृद्धि का संकेत है। मतलब सही तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या है। प्रश्न संख्या 3 में आप देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे स्वतंत्र रूप से कब चलना शुरू करता है, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 से 15 महीने में, 18 महीने में। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 15 महीने में, ठीक है। इसे जुड़ा हुआ हम लोग कुछ रेशनल देखेंगे। चलिए देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो भी प्रश्न बता रहे हैं इसको नोट करके आप लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, जो 12 से 15 महीने की आयु में बिना सहारे, मतलब कोई भी सहारा नहीं लेगा बच्चा, नहीं टॉयज़ का, कुछ का, दीवार का, वाल का, कुछ कोई चीज़ का सहारा नहीं लेगा, वो 12 से 15 महीने में खुद ब खुद चलना स्टार्ट कर देगा। 9 महीने तक के बच्चे रेंगता है, ठीक है, रेंगना शुरू करता है। 9 महीने का बच्चे जो है रेंगना शुरू करता है। यदि 18 महीने तक बच्चे चल नहीं पाता है या तो यह विकास मतलब देरी का डेवलपमेंट है, मतलब विकास में देरी का संकेत दिखाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको जो डॉक्टर्स है उससे दिखाना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 4 में।
4 देखिए शिशु का सिर का परिधि, जो शिशु होता है उसका सिर का जो परिधि होता है ना, जन्म के समय कितना होता है, इसका नॉर्मल पूछा जाता है। जन्म के समय जो शिशु होता है उसका सिर का परिधि, हेड सरकमफ्लेक्स कितना होता है। चलिए ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग देखिए 25 से 30 सेंटीमीटर, 32 से 35 सेंटीमीटर, 38 से 42 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आप लोग गेस करिए इस प्रश्न का क्या हो सकता है उत्तर। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप कुछ सीख भी रहे हैं। चलिए तो मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। जो बच्चे होता है उसका हेड सरकमफ्लेक्स होता है कितना, 32 से 35 सेंटीमीटर। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ रेशनल देखेंगे। रेशनल जो कि इसलिए बताते हैं, एक मतलब एक प्रश्न में आपको, एक प्रश्न में, एक क्वेश्चन में आपको कई 4-5 प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। जो सामान्य रूप से जन्म के समय सिर का परिधि जो होता है 32 से 35 सेंटीमीटर, ये आपका प्रश्न में ही है, नॉर्मल होता है जिसको बोलेंगे 32 से 35 सेंटीमीटर जो बच्चे का जन्म होता है उस समय का सिर का परिधि होता है, हेड सरकमफ्लेक्स कितना, 32 से 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हर महीने लगभग 1.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। अगर सिर की परिधि मस्तिष्क के विकास का संकेत देती है, मतलब अगर क्रमबद्ध तरीके से 1.5 सेंटीमीटर हर महीने अगर बच्चे का जो सिर है उसका परिधि बढ़ रहा है तो हेड सरकमफ्लेक्स, तो वो नॉर्मल डेवलपमेंट का संकेत दे रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में 5 नंबर देखेंगे क्या है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई औसतन कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। और इसमें जो है 1-2 बार एग्ज़ाम में नहीं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया। चलिए इससे जुड़ा रेशनल भी देखेंगे और इसका जो है ये औसतन वेट कितना होता है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें रेशनल में आपको पता चल जाएगा क्या है। जन्म के समय जो औसत लंबाई होता है बच्चे का, जो लंबाई होता है कितना होता है, 48 से 52 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, तो आप ऑप्शन नंबर सी से लगाएंगे। तो देखिए जो जन्म का समय होता है बच्चे का, लंबाई 48 से 52 सेंटीमीटर हो गया, और 1 वर्ष में लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाता है। यही जो है कि लंबाई 2 वर्ष में 85 से 90 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, लिखना है। हम कई बार बोल रहे हैं, आपको लिखना है, आपको नोट करना है और याद करना है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इसमें दिक्कत है, तो हम इसका सॉल्यूशन करके लाएंगे या उस पर वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, मैं आशा करता हूँ सबको पता होगा, ठीक है। इससे जुड़ा हम लोग रेशनल भी देखेंगे। चलिए क्या है देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में क्या है, जन्म के बाद स्तनपान कब शुरू करना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, कितने घंटे, 24 घंटे के बाद, 12 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या 1 घंटे के भीतर। तो इसका सही उत्तर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 1 घंटे के भीतर शुरू करना चाहिए बच्चों में, ठीक है। ये जो प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न है जो कि आपको कहीं ना कहीं टीवी न्यूज़ वगैरह में सुनने को मिला होगा। भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम होता है, उसमें प्रचार करता है स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कितने महीने तक देना चाहिए, बच्चे को जो किस महीने के बाद फूड देना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको प्रचार में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका आपको सही उत्तर हो गया 1 घंटे के भीतर, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ कुछ रेशनल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखिए स्तनपान जन्म के 1 घंटे के भीतर शुरू करना चाहिए। यह बच्चे को कोलेस्ट्रॉल प्रदान करता है, जो कि संक्रमण, जो इन्फेक्शन होता है उसे बचाता हुआ इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखेंगे। 7 में क्या है, ये प्रश्न का तो हम नहीं बताएंगे फ्रेंड्स। ये प्रश्न का जो है कि आप जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करिएगा। आप कमेंट करते तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। देखते हैं कि भाई कौन कौन कमेंट किया। अगर जो कमेंट्स करेगा उसमें हम जो है कि हार्ट दे देंगे, समझिए वो प्रश्न आपका सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। अगर हमारे चैनल पे जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इससे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा जो कि आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट आपको निभाएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या अब 8 देखेंगे। जो पूरक आहार होता है कब शुरू किया जाता है बच्चों में। देखिए पूरक आहार कब शुरू किया जाता है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, 6 महीने, ठीक है। तो चलिए पूरक 6 महीने के बाद जो हम लोग पूरक आहार जो शुरू करते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद जो बच्चा का जो दूध जो होता है उससे उसका जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग 6 महीने के बाद जो है कि हम लोग पूरक आहार देते हैं बच्चे में, ठीक है। देखिए वही बात लिखा हुआ जो कि 6 महीने के बाद जो माँ का दूध
पर्याप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग पूरक आहार देते हैं। पूरक आहार में हो गया चावल का पानी हो गया, दाल का पानी होगा, मसाला हो गया, के मसला हुआ, केला हो गया, सूजी हुई, खिचड़ी हो गया, ये सारी चीज़ पूरक आहार में आएगा, जो कि बच्चों को न्यूट्रिशन होगा, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 9। फ्रेंड्स, आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ में, कोई भी टर्म में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे जाके, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप जाकर मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप हमारे साथ कोई भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी ज़रूर करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में वो शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, आसानी से पचता है, ऑप्शन में यह एंटीबॉडीज़ प्रदान करता है, स्वाद अच्छा होता है, दूध की मात्रा बढ़ता है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिख गया कि इसका सही उत्तर होगा एंटीबॉडीज़ प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, लेकिन इससे जुड़ा हुआ हम लोग रेशनल देखेंगे, जो कि कई एग्जाम आपको क्रैक करने में अहम भूमिका निभाएगी। चलिए, इसमें क्या है रेशनल में, देखिए जो कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है। यह बच्चों को संक्रमण, पहले भी पढ़े थे, जो इन्फेक्शन होता है संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, इससे रोग आपको होने नहीं देता है, इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, जो कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न और ये जो है कि इसमें देखिए, इस बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका है, इसे जो है नेचुरल वैक्सीन कहा जाता है, इसे बच्चे का जो पहला नेचुरल वैक्सीन कहा जाता है। आप अगर नेचुरल वैक्सीन किसे कहा जाता है तो आपको बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल का, जो कि माँ का दूध होता है, जो कि पहला नेचुरल वैक्सीन हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या अब हम लोग 10 देखेंगे। 10 में क्या है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कैल्शियम और विटामिन डी, आयोडीन, फोलिक एसिड, विटामिन के। तो इसका सही उत्तर गैस करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, कैल्शियम और विटामिन डी। इससे जुड़ा हुआ हम लोग रेशनल देखेंगे। रेशनल में क्या है, रेशनल देखिए, इस उम्र में हड्डी और दांत का विकास तेज़ी से होता है, इसीलिए कैल्शियम और विटामिन डी की अधिक आवश्यकता होता है। कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? दूध में, पनीर में, हरी पत्तेदार सब्जी में, और कैल्शियम मिलता है भरपूर मात्रा में। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 11। फ्रेंड्स, अगर हमारा जो प्रश्न इस सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपका एक लाइक मोटिवेशन करता है। अच्छा मतलब जो प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछा गया, और भी मेहनत करके हम लाएंगे, जो कि आपको सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। 11 में क्या है, बच्चे में सबसे अधिक आम बीमारी कौन सा होता है? निमोनिया हो गया, दस्त हो गया, खसड़ा हो गया, टाइफाइड हो गया। चलिए इससे जुड़ा हम लोग रेशनल देखते हैं, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ। देखिए, आपको ई रेशनल में आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। बच्चे में जो है कि दस्त जो होता है सबसे सामान्य बीमारी है, आम बीमारी जिसको बोलते हैं। यह मुख्य रूप से गंदा पानी और भोजन के कारण होता है। यह दस्त का मुख्य खतरा निर्जीकरण मतलब डिहाइड्रेशन होता है। दस्त का मुख्य खतरा डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, जिसे निर्जीकरण कहा जाता है, मतलब बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो कि वाटर की कमी हो जाता है, जिसके कारण से होठ और फेस वगैरह सूख जाता है, रेस्टलेसनेस लगता है। ठीक है, प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 12। 12 में क्या होता है, डिहाइड्रेशन का पहला लक्षण क्या है? पेशाब बढ़ जाना, धसी हुई आंखें होना, धसी हुई आंखें, सूजी हुई त्वचा, थकान। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको धसी हुई आंखें देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए इससे जुड़ा हुआ अभी हम जैसे बोले थे रेशनल देखेंगे। रेशनल में देखिए क्या है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है। डिहाइड्रेशन में सबसे पहला धसी हुई आँख, मुंह सूख जाता है, अभी हम बोले थोड़ा देर पहले, और गंभीर होने पर पेशाब बहुत कम आता है और बच्चा सुस्त हो जाता है। तो आपको दस्त में, डिहाइड्रेशन में ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखेंगे। 13 में क्या है, 13 में देखिए क्या है, दस्त में सबसे ज़रूरी उपचार क्या होता है? इंजेक्शन देना है, एंटीबायोटिक्स देना है, ORS पिलाना है, बर्फ़ लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ORS का घोल आपको देना है। दस्त में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट यही है। ठीक है, चलिए प्रश्न इसमें इसका रेशनल देखते हैं क्या है। दस्त का मुख्य उपचार ORS, ओरल
डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है जो उसको देना है, और यह शरीर में तरल और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को को पूरा करता है। हल्के दस्त में एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, जो मतलब हल्का है तो उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देना होता, उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 14 देखेंगे। 14 में क्या, बुखार में बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये जो आपको घर में भी काम आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, बुखार में बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को भी क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप सोच कर सकते हैं। हल्के कपड़े पहनाना चाहिए, ज़्यादा कपड़े पहनाना चाहिए, ज़्यादा कपड़ा लपेटना चाहिए, गुनगुना पानी पिलाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर दवाई देना, ये सब तो करना है। हल्के कपड़े पहनाना है, गुनगुना पानी पिला सकते हैं, डॉक्टर की सलाह पे कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें क्या मेडिसिन देना वगैरह। तो इसमें क्या नहीं करना है ये पूछ रहा है, बच्चे में बुखार में बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लपेटना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कचड़ा हो गया, इसको क्लीन करते हैं। तो इसमें जो है कि ज़्यादा कपड़े से लपेटना नहीं है। चलिए इससे जुड़ा हुआ रेशनल देखते हैं, क्यों नहीं लपेटना चाहिए। तो ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े लपेटने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, और बुखार में हल्के कपड़े पहनाना चाहिए और स्पंज बाथ देना चाहिए, कोल्ड बाथ, स्पंज बाथ, जो कि आपके पास सूती कपड़ा होगा उसको भिगो करके ठंडे पानी में पूरा बॉडी को मतलब क्लीन करिए, पानी से पोंछिए, तो उसको बोल देंगे स्पंज बाथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पंज बाथ से भी रिलेटेड एक बड़ा टॉपिक है, इससे बोलेंगे तो इस पर रिलेटेड एक वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। दस्त में बच्चों को सबसे पहले कौन सा तरल दिया जाता है, दूध, नींबू पानी, ORS, जूस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ORS दिया जाता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो है कि रेशनल देखते हैं, इसमें क्या है। दस्त में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तरल है ORS, इसके साथ माँ का दूध और घर का बना तरल जैसे दाल का पानी भी देना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हम बताए थे कि दस्त होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, आँख धंस जाएगा, मुंह सूख जाएगा। ठीक है, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगा तो क्या देंगे हम लोग, बॉडी का पानी में कमी हो जाए तो ORS देंगे, और ये सब देंगे, दाल का पानी वगैरह देंगे। ठीक है, माँ का दूध। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर आप कमेंट करिए, ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। हाँ, कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या आप 16 देखते हैं। 16 में क्या है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में क्या करना, क्या जागरूक करना है। तो बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों को स्वास्थ्य का सुधार कराना होता है, बच्चों को टीकाकरण लगाना होता है, बच्चों को खेल में शामिल। तो क्या करना चाहिए स्कूल में, जो कार्यक्रम होता है, सीधी सी बात है, जो बच्चों को जो स्वास्थ्य की समस्या होती है, कॉमन बीमारी, छोटा सा जैसे छोटा जो बुखार हो गया और दस्त हो गया, ये सब के बारे में जानकारी देना, तो बच्चों का स्वास्थ्य सुधार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे, सॉरी इसी का रेशनल देखेंगे। ठीक है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि स्कूल और स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ रखना होता है। ठीक है, और बीमारियों से रोकथाम करना होता है, जैसे कि अभी हम बताएं, छोटा जो कॉमन बीमारी है उससे रोकथाम करना होता है। इसीलिए बच्चों को स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम चलाया जाता है, ताकि वहाँ के जो बच्चे हो वो जागरूक हो। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको स्वास्थ्य जांच हो गया, टीकाकरण हो गया, उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ स्कूल में एजुकेशन देना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, ताकि बच्चे स्वस्थ रहे। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 17 देखेंगे। 17 में क्या है, प्रश्न संख्या 17 में क्या है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें शामिल नहीं है। ये प्रश्न जब भी प्रश्न पढ़ेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछ क्या रहा है, शामिल है या नहीं है। ठीक है, प्रश्न अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा, आप उत्तर दे देंगे। देखिए, स्वास्थ्य का जांच हो गया, टीकाकरण हो गया, पोषण शिक्षा हो गया, परीक्षा कराना हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। तो परीक्षा कराना नहीं होगा, ये सब तो कराना है, ये है तो परीक्षा नहीं करना है। ठीक है, परीक्षा कराना ये नहीं होता है। चलिए इसमें जुड़ा हुआ रेशनल थोड़ा सा देख लेते हैं, एक लाइन हम ऐड किए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पता है जो बता दिए। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधित गतिविधि शामिल होता है, ना कि आपको
वहाँ पे परीक्षा कराना, तो वहाँ पे परीक्षा कराने के लिए वहाँ पे उपलब्ध है टीचर, वो कराएंगे, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। अब हम लोग 20 प्रश्न का करीब ख़त्म होने वाला है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जो है टॉपिक 20 सीरीज का आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। हम आपकी राय जानना चाहते हैं कैसा लगा कंटेंट, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, जो मध्याह्न भोजन होता है, मध्याह्न भोजन का योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को मनोरंजन देना, बच्चों को पोषण देना और बच्चों को खेल में शामिल कराना, स्वास्थ्य जांच कराना। तो ये नहीं होगा, स्वास्थ्य जांच कराना नहीं होगा, बच्चों को खेल में शामिल कराना नहीं होगा और मनोरंजन नहीं होगा। तो क्या उद्देश्य है उसका? उसका उद्देश्य है बी नंबर, बच्चों को पोषण देना, ठीक है। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में कुपोषण की रोकथाम और स्वस्थ भोजन प्रदान करना। यह गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। देखिए आज से अगर आप बिहार में देखें, कोई भी स्टेट में देखें, वहाँ पे स्कूलों में अगर भोजन नहीं दिया जाता तो एक तो सरकारी स्कूल का हालत ख़राब है, वहाँ पे स्टूडेंट लोग मतलब बच्चे नहीं जाता है, प्राइवेट में जाता है। जो गरीब है तो वो जाता है, वो तो नहीं पढ़ता है। तो वो लोग कम से कम भोजन खाने के बहाने तो आता है कि चलो भाई स्कूल चलते हैं, वहाँ पे भोजन मिलेगा। और अगर भोजन स्कूल आएगा तो बच्चे जो गरीब बच्चा होता है, जो पुअर है फैमिली जिसका, तो उसको पूर्ण न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता। तो सरकार इस माध्यम से एक तो स्कूल की जो है कि उपस्थिति बढ़ जाएगी और प्लस बच्चे का जो है कि पोषण का कमी जो है कि दूर हो जाएगा। जो कुपोषित बच्चा होगा उसका जो है कि नहीं होगा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। चलिए तो ये छोटी सी बात है। चलिए एएनएम का स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना होता है, स्वास्थ्य जांच कराना या खेलों को आयोजन कराना या परीक्षा कराना। तो स्वास्थ्य जांच करना, ठीक है, कि एएनएम का वही काम होगा, क्योंकि जो भी होगा स्वास्थ्य से रिलेटेड वो करना है। तो इससे जुड़े हुए थोड़ा रेशनल है, हमने 2 लाइन ऐड किया है। एएनएम बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना, टीका करना और जैसे स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रदान करना या स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट भी तैयार करती है एएनएम, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब लास्ट देखते हैं, 20 देखते हैं। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लंबा है लेकिन हमने जैसे तोड़ करके बताया है कि अपनी भाषा में आपको समझ में आएगा 100%, कैसे नहीं आएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब 20 देखते हैं। 20 में क्या है, जो स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों को पढ़ाई में अच्छा बनाना हो गया, स्वास्थ्य की आदत विकसित करना हो गया, बच्चों को खेल में अच्छा बनाना हो गया, पढ़ाई में रुचि बढ़ाना। तो ऑब्वियस बात की आदत है बच्चों में जो बैड हैबिट है उसको सही कराना होता है और उसमें न्यूट्रिशन वगैरह पूरा मिल सके। ये सारी चीज़ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा देंगे और टीका वगैरह देंगे, मतलब उसे स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको जागरूकता पैदा करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि स्वच्छता की आदत विकसित करना, ठीक है, जो कि अपने आप को स्वस्थ रह सके, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये एएनएम 20 सीरीज का जो एमसीक्यू है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। इससे जुड़ा हुआ जो भी एमसीक्यू हम बताए हैं रेशनल में, डिटेल में, इससे जुड़ा हुआ आपको ज़रूर है कि 2 से 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करिए। इसमें जो भी त्रुटि होगा, आपको लगे कि नहीं यहाँ पे थोड़ा ये होना चाहिए, तो हम उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई टर्म अगर दिक्कत से गलती बता दी तो आप हमको ज़रूर मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट करिएगा, क्योंकि गलती तो इंसान से होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।